अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री गेस्ट पेपर एग्जाम 2027 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि हम इसको बुक के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे, बल्कि हम जो है इसे गैस पेपर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि देखो गैस पेपर से हमें कुछ फायदे हो जाते हैं। पहली बात तो क्या कि आपको पूरी बुक नहीं रखनी पड़ेगी, कम पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट आ जाए, समझ आ जाए। दूसरी चीज, टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा। तीसरी चीज, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। एंड में भी आप निकाल के बैठोगे, बस आपने गैस पेपर निकाला। मैक्सिमम 36 पेज की ओवरऑल आपकी बुक का है, और आपकी बुक कितने पेजेस की है? मोर देन 100 पेजेस की है। तो इससे क्या होता है फायदा कि गैस पेपर से अगर आप तैयारी करते हो, आप इन लेक्चर्स को देखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, कम वक्त में अच्छी तैयारी कर लोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फोकस रखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर, उसका कॉन्सेप्ट लेते रहो। दूसरी बात क्या, कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया। मैं जो जो पढ़ा रही हूँ उसको अपने पास राइट डाउन करते जाओ, नोट करते जाओ, और फिर उसको बाद साथ साथ रिवाइज भी करते जाओ। अगर आप ये वीडियो देख के बस आपने छोड़ दी, वीडियो देख ली, तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते हो। मैं अपनी एफर्ट कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन आपको क्या करना है अपने काम में कि आपको उसको नोट करना है और उसका कॉन्सेप्ट रखना है। ऐसी ही वीडियो देखोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक और मैं बता दूं मैं आपको, आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हो हमारे बैचेस के अंदर, हमारे ग्रुप्स के अंदर। 4000 रुपीज़ फीस है पूरे ईयर की। वन टाइम पे करना है 4000। उसमें आपको पोर्टल मिलेगा, पोर्टल में आपको सारे नोट्स, सारा मटेरियल मिलेगा, हर किस्म का स्टफ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर लेक्चर्स, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस सीरीज को देख के, गैस पेपर की सीरीज को देख के आप यकीनन बोर्ड के अंदर A+ ग्रेड ला सकते हो, A1 ग्रेड ला सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस पे फोकस रखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ राइट करते जाओ, नोट करते जाओ, और कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रही हूँ उसको अपने जहन में रखते जाओ। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी पोजीशन जो कांस्टेंट हो, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जैसी थी वैसी ही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, दैट इज इक्विलिब्रियम। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जब कांस्टेंट हो जाए, केमिकल रिएक्शन जब कांस्टेंट हो जाए, तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। के रिएक्शंस जो है वो स्टॉप नहीं है, चल रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट तरीके से एक कांस्टेंट सिचुएशन में चल रहे हैं। कंडीशंस भी कांस्टेंट है और रिएक्शन भी हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड में जो बहुत ज़्यादा आते हैं, कंपलसरी सवाल है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये हमेशा आते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आए। सबसे पहले पहला सवाल ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इक्वेशन लिखी है कि NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई। लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम पे 230 डिग्री सेल्सियस है, द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस। इन तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई किस पर? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एट इक्विलिब्रियम। ये बात याद रखना, क्योंकि आगे जाके हमारे पास एक और किस्म के न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमें ऐसा लगेगा सवाल कि इक्विलिब्रियम का, लेकिन वो इक्विलिब्रियम का नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की बात हो, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो हमें कंसंट्रेशन दी गई है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है आप Kc निकालो, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले डेटा बनाते हैं, हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कोई काम नहीं होता, लेकिन हम इसे फिर भी लिख लेते हैं 230
डिग्री सेल्सियस, जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है। उसके बाद हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, NO की दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.0542 और हमें O2 की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.127। मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने यूनिट लिखना है लाजमी। तीसरा है NO2, NO2 के लिए कितनी दी हुई है 15.5। ठीक है, तीनों की यूनिट सेम है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ तीनों के लिए यही है। कंसंट्रेशन का यूनिट ही यही होता है। अब उसके बाद सॉल्यूशन पर आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Kc निकालने का? Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या होता है इस साइड वाला प्रोडक्ट होता है और इक्वेशन के इस एरो के उस तरफ जो है वो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है NO2। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करती है, NO2 की कंसंट्रेशन। लेकिन क्योंकि NO2 के साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो वो इसकी पावर बन जाएगा। उसके बाद रिएक्टेंट हमारे पास दो है, एक है NO और एक है O2। तो NO है और O2 है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो अलग अलग रिएक्टेंट है। प्लस का साइन आ गया ना, मतलब ये अलग है और ये अलग है। 2 लगा हुआ है NO के साथ तो ये भी इसकी पावर बन जाएगी। सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे। NO2 की वैल्यू क्या है, ये 15.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO की क्या है 0.0542, इसका भी स्क्वायर, और O2 की क्या है 0.127, इसका भी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 15.5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर लेने का आंसर आ रहा है 240.25। और हम लेते हैं और स्क्वायर इसका लेना है 0.0542, 0.0542, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.00293। और इसका स्क्वायर नहीं होगा, गलती से लिख दिया मैंने क्योंकि O2 के साथ कोई भी नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास है 0.127, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या है 0.00293 मल्टीप्लाई बाय 0.127, तो ये मेरे पास आंसर निकल कर आ रहा है 0.00037। ऊपर है 240.25, तो 240.25 डिवाइडेड बाय 0.00037, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है। काफी बड़ा आंसर है, जो कि है 649,324.3। ठीक है, अब साथ ही साथ ना हमें Kc की यूनिट भी निकालनी होती है। यूनिट कैसे निकलेगी, इसको डब्बे को देखो, एक डब्बे की कंसंट्रेशन क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ऊपर लिखा मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका कर दिया स्क्वायर क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। डिवाइड में आओ, NO2 की भी क्योंकि कंसंट्रेशन में बॉक्स है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ये इसके भी बॉक्स है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होगा। इस पूरे स्क्वायर से ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या निकल कर आएगा 1/,
मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्यू के 1 अपॉन मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, डिवाइड के डिवाइड में तो उसको ऊपर ले जाके डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिख लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। सही है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर at 2000 degree Celsius. The value of the equilibrium constant for the given reaction is this. किसी की वैल्यू गिवन है, इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है ना, इक्वेशन गिवन है, और क्या कह रहा है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी, in an equilibrium mixture at 1 atm pressure at 2000 degree Celsius in air, N2 की जो कंसंट्रेशन है वो ये गिवन है, एंड O2 की ये गिवन है। तो हमें इस बार सब कुछ गिवन है, बस हमें NO की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो इसके लिए डेटा बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें टेम्परेचर गिवन है जो कि है 2000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद Kc की वैल्यू गिवन है जो कि है 4.1 और 10 की पावर -4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है दोबारा से, अच्छा प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है कितना 1 atm, और हमें क्या गिवन है इसके बाद वापस से वही टेम्परेचर लिखा हुआ है, और हमें कंसंट्रेशन गिवन है N2 की 0.036, यूनिट में नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद O2 की कंसंट्रेशन है कितनी गिवन है 0.0089। निकालने का क्या बोला गया है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। सॉल्यूशन पर आते हैं, Kc का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है NO, NO रखा क्योंकि NO के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 पावर बन जाएगा। रिएक्टेंट क्या है, 2 है, N2 की कंसंट्रेशन है और O2 की कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करते हैं, NO मुझे निकालना है, अच्छा NO मुझे निकालना है तो मैं NO को यहीं रखूंगी और बाकी इन सबको वहां लेके चली जाऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा, Kc मल्टीप्लाई बाय N2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय O2 की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू NO का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, NO का स्क्वायर इक्वल्स टू Kc की वैल्यू क्या है 4.1 और 10 की पावर -4 है, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में N2 की वैल्यू क्या है 0.036 मल्टीप्लाई बाय O2 की वैल्यू है 0.0089, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि इसके साथ एक्सपोनेंट लगा हुआ है ना, 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 0.000204, ठीक है। ये ऐसी रहा 0.0003, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4.1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.1 -4, 4.1 मल्टीप्लाई बाय 0.003। तो यहाँ पे ना हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखो एक काम करते हैं हम इसको भी एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4.1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होते हैं तो उसमें ना हम ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर इसको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो डॉट यहाँ पर है, इसको यहाँ लेके जाओ 1 2 3 4,
तो हो जाएगा 3.2 और 10 की पावर -4। ठीक है, जब हम एरो को इस तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड की तरफ, तो हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जाती है, गिरती है 10 की पावर। और जब हम ऐसे लेके जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। अब मैं यहाँ से यहाँ लेके गई तो 10 की पावर उतनी हो जाएगी। कितने डिजिट लेके गई? 1 2 3 4, 4 डिजिट लेके गई तो ये -4 हो गया। और इस तरफ लेके जाऊंगी तो माइनस में आएगी, इस तरफ लेके जाऊंगी तो प्लस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4.1 मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को 3.2, हो जाएगा 13.2 मल्टीप्लाई बाय ये भी 10 की पावर -4 है, ये भी 10 की पावर। जब बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स ऐड जाती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -8। और NO क्योंकि कंसेंट्रेशन है, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अभी लगेगा हमारे पास रूट, क्योंकि NO का स्क्वायर है, हमें NO का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें NO की कंसेंट्रेशन चाहिए, स्क्वायर खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे? रूट बोथ साइड्स कर देंगे। तो NO के ऊपर तो आ गया रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 13.2 10 की पावर -8 के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लगा लेते हैं 13.2 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.00036 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा यही होगा, लेकिन जब हम केसी के लिए निकालते हैं तो केसी के लिए हमें ड्राइव करना पड़ता है। तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब बस एक न्यूमेरिकल है और 2 लॉन्ग है, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। अब इस लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज दिस। हमें केसी की वैल्यू गिवन है, रिएक्शन गिवन है एट गिवन टेम्परेचर, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज। अब देखो यहाँ पे बोला गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे कहीं पे भी इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है। बस लिखा हुआ है कि किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टेम्परेचर पर जो कंसेंट्रेशन है वो ये है, HI की ये है, H2 की ये है और I2 की ये है। अब बोलना है कि डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक नया वेरिएबल यूज करते हैं, QC। QC यूज होता है, इसको कहा जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कंसेंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने से पहले जो रिएक्शन की कंसेंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, ये वो बताते हैं। अब इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? दोनों तरफ की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ना, ये इसमें कन्वर्ट होगा, उसी स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन क्वेश्चन में क्या है कि इक्विलिब्रियम नहीं आया, यानी कि ये और ये कांस्टेंट नहीं हुए, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन है दैट इज QC। अब कैसे पता चलता है डायरेक्शन का? डायरेक्शन निकालने के लिए हम QC और KC को कंपेयर करते हैं। अगर KC QC से बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन चल रहा है, अगर QC बड़ा है KC से तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर QC और KC बराबर है तो इक्विलिब्रियम पर है हमारा रिएक्शन। अब हम यहाँ पे डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें? यहाँ पे KC की वैल्यू गिवन है जो कि है 1 और 10 की पावर -4। उसके बाद इक्वेशन गिवन है और टेम्परेचर हमें बताया हुआ नहीं है, HI की कंसंट्रेशन बताई गई है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं है तो मैं इसके आगे I और I लिखती हूँ। I और I का मतलब है इनिशियल।
क्योंकि यार इक्विलिब्रियम आने से पहले की बात हो रही है, यानी कि शुरू की रिएक्शन की बात हो रही है। तो एच आई की ये आ गई, कितनी आ गई 2 और 10 की पावर -5। यूनिट अगेन मैं नहीं लिख रही हूँ, सबका यूनिट सेम है। H2 की भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 1 और 10 की पावर -5, और I2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है इनिशियल, वो दी हुई है हमें 1 और 10 की पावर -5, और बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालो। सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें सबसे पहले तो केसी तो गिवन है, लेकिन कंपेयर करने के लिए क्यूसी निकालना पड़ेगा। क्यूसी कैसे निकलेगा, सेम वही वाला फॉर्मूला जो हमारा केसी का था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मगर इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मगर इनिशियल कंसंट्रेशन। सही है, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी तो क्यूसी निकलेगा। जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी तो केसी निकलता है। फॉर्मूला दोनों का एक ही है। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या है, H2 और I2। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, HI, लेकिन इसकी पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। H2 की क्या वैल्यू है, -5 मल्टीप्लाई बाय I2 की क्या वैल्यू है 10 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय HI की क्या वैल्यू है 2 और 10 की पावर -। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके ऊपर आएगा 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली को भी सॉल्व करूँ तो ये 1 1 जा 1, और दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट -5 है तो ये -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 -5 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। नीचे हो जाएगा 4 और 10 की पावर -10 से -10 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.25 आंसर आएगा। अब क्यूसी का भी यूनिट कैसे निकलता है, जैसे केसी का निकलता है। यहाँ पे हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है, तो दो ये और 2 यहाँ पे, तो मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। H2 के लिए, I2 के लिए डब्बे को देखो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय HI की है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या काम करते हैं, हम आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पर। 2 ही लॉन्ग है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास बस ये 2 ही लॉन्गेस्ट चैप्टर के, जिसमें से ये वाला तो बहुत छोटा सा है, यही वाला है हमारा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर साल ही आ रहा होता है। सवाल क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई इट ऑन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ ही साथ हमें केसी की वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the active masses। एक्टिव मासेस का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन, मोलर मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरे रिएक्शन की स्पीड। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ना, उतना तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि उतना तेज हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन एक और बात भी कहता है कि एट इक्विलिब्रियम पर द कंसंट्रेशन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम पे ये इसमें जो स्पीड से कन्वर्ट हो रहा होता है ये इसमें भी इसी स्पीड से, क्योंकि रिवर्सिबल है ना। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और फिर ये वापस इसमें जा सकता है ऐसे। तो जिस स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है, कांस्टेंट है हमारी रिएक्शन, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें हो रहा है, फिर वो उसमें हो रहा है। इस तरीके से क्या है रिएक्शन हमें सेम लग रहा होता है, लग रहा होता है रुका हुआ है लेकिन असल में चल रहा होता है। अब डेरिवेशन की अगर बात करें तो हम करते हैं कंसीडर द इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन हमें दी हुई है कि ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी। अब इसमें से अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो फॉरवर्ड ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करूँ फॉरवर्ड क्या है कि ए प्लस बी बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस एक एरो लगाते हैं डी में, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बन रहा है इस इक्वेशन में। अब इसमें क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने कहा कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के, क्योंकि ये वाला जो नंबर होता है जैसे हम लोग ये लिखे थे ना 2NO2, तो ये 2 पावर बन रहा था, यहाँ पे ये ए पावर बन जाएगा और बी पावर बन गया। क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो मैं आर एफ लिख देती हूँ, ठीक है। और आर एफ इक्वल्स टू का साइन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा, इक्वल्स टू आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा के एफ कर लेते हैं, फॉरवर्ड का है इसीलिए। और ए और बी और जहाँ पे आर एफ क्या है फॉरवर्ड रेट और के एफ क्या है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अब हम करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये पीछे यूं आ रहा है ना, तो सी और सी हमारे पास ऐसे हो जाएंगे और डी और ये कन्वर्ट हो रहे हैं बैकवर्ड में ए प्लस डी और डी के अंदर, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है बैकवर्ड में, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये वाला रिएक्टेंट बन जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लाएंगे, हम कहेंगे कि भाई आर बी का मतलब है बैकवर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सी के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ डी के, ये कोफिशिएंट पावर बन जाएंगे। प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा, इक्वल्स टू आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा के बी और ये सी और डी और डी। अगेन यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। आर बी और के बी क्या क्या है, आर बी जो है वो बैकवर्ड रेट है और के बी क्या है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जैसे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट था। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है आर एफ बराबर होता है आर बी के, मैं लिखा भी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिमेन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर, तो ये बराबर है उनकी वैल्यूज को लिख देते हैं। आर एफ की वैल्यू क्या है ए एफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी इक्वल्स टू आर बी की वैल्यू क्या है के बी और ये सी आ गया और ये डी। हम क्या करते हैं कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं दोनों को और ये एक तरफ, तो ये कर लेते हैं के एफ ओवर के बी इक्वल्स टू सी और बी की पावर बी डिवाइड में आ जाएगी, ये वाली पूरी चीज उस तरफ जाएगी तो ए की पावर ए
और b की पावर b। के एफ और के बी को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिंस के एफ डिवाइडेड बाय के बी बराबर होता है के सी के, और के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर और की जाए तो सी डी हमारे पास क्या थे इक्वेशन में, प्रोडक्ट थे, और ये हमारे पास रिएक्टेंट थे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये ऊपर वाले जो है प्रोडक्ट है और ये नीचे वाले जो है वो रिएक्टेंट है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के, और ये दोनों कौन सी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम वाली। तो ये हमारे पास फाइनल केसी का फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये हमारे पास निकल कर आ जाता है इसका आंसर। अच्छा, तो ये वाला सवाल मैं रिकॉर्ड कर रही थी और ये मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। क्या है कि हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ केसी एंड क्यूसी। केसी और केसी क्यूसी की वैल्यू को कंपेयर करके हमें ये बात बतानी है कि क्या कंडीशन है, किस स्टेज पे हमारा रिएक्शन पहुंचा हुआ है। सबसे पहला है नेट रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है तो केसी क्यूसी से बड़ा होता है, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि जब क्यूसी बड़ा हो केसी से तो बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है। जब क्यूसी छोटा हो केसी से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड वाली कंडीशन क्या है, केसी बड़ा होगा क्यूसी से तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी जो रिएक्टेंट है ये खुद को बदल रहा है इसके अंदर, तो ये बढ़ रहा होगा और ये कम हो रहा होगा। तो यही बात मैंने लिखी है कि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्यूसी जब केसी से बड़ा होता है तो क्या होता है कि हमारा रिवर्स रिएक्शन होता है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्यूसी बड़ा होगा केसी से, रिवर्स बोलो या बैकवर्ड बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, रिवर्स में क्या है हमारा पीछे जा रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसमें तब्दील हो रहा है, ये इसमें बदल रहा है, तो ये कम हो रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा। तो वही बात मैंने लिखी है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी यहाँ पे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। अब यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और बस 2 मिनट और लगेंगे। एक सवाल रह गया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये बिल्कुल लास्ट सवाल है हमारे पास जो कि है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल इस बार आपके पेपर में देखेंगे आए कॉन्सेप्चुअल सवाल आए हैं, तो इसलिए हमने एक ऐसा सवाल भी रखा है हर चैप्टर में जो आपको ये आइडिया दे सकेगा कि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। हालांकि ये आपकी बुक से ही निकाला गया है, अगर आपने बुक को रट्टा मारे बगैर पढ़ा है कॉन्सेप्ट के साथ तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे थे कि मिस आप करके दिखाएं, एक सवाल हमें समझा के दिखाएं, तो उसको करने से क्या होगा कि हमारे थोड़े बहुत हमें पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल कॉन्सेप्चुअल तरीके से आते हैं। तो why is catalyst unable to change the position of equilibrium in reversible reaction? कह रहा है कि बताओ भाई कैटलिस्ट क्यों नहीं चेंज कर सकता इक्विलिब्रियम की पोजीशन रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर हम इक्विलिब्रियम पर डालेंगे एट इक्विलिब्रियम, अगर हम कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम पर डालेंगे तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ाएगा। तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। दोनों तरफ से जब स्पीड बढ़ रही है तो हमें वही दोनों चीजें बराबरी से मिल रही है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन ही है, खराब तो नहीं हुआ। तो इसलिए कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे काम नहीं करता रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। दूसरी बात क्या है कैटलिस्ट के बारे में अगर हम करें तो
कैटलिस्ट कब काम कर सकता है? कैटलिस्ट कैन ओनली वर्क बिफोर equilibrium to bring equilibrium faster। अगर हमने कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम से पहले डाला है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया, उससे पहले अगर हमने कैटलिस्ट को डाला है तो वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आएगा। जैसे किसी रिएक्शन में 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आने वाला है तो ये 2 मिनट में ले आएगा, ठीक है, 2 मिनट में ले आएगा। ये काम ये कर सकता है। लेकिन अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अगर आप इक्विलिब्रियम पे डालोगे तो ये फॉरवर्ड को भी इतनी स्पीड बढ़ाएगा बराबरी से, जितनी बराबरी से वो बैकवर्ड, दोनों तरफ से जब बढ़ ले तो इक्विलिब्रियम पे तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना, मतलब कांस्टेंट ही है दोनों तरफ से। अगर वो सिर्फ फॉरवर्ड की बढ़ाए और सिर्फ वो बैकवर्ड की बढ़ाए तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे असर हो रहा है, लेकिन असर तो कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि इक्विलिब्रियम और जल्दी हो गया, यानी कि कांस्टेंट और तेज हो गया, और तेजी से फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहे हैं, लेकिन हो रहे दोनों बराबरी स्पीड से। तो जब बराबर स्पीड से कोई काम हो रहा होता है तो हम उसी को तो इक्विलिब्रियम कह रहे होते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी जैसे स्पीड से हो रहा है, बैकवर्ड भी उसी स्पीड से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में। कैटलिस्ट डालने से तेज हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम खराब नहीं होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड तेजी से होने लगेंगे लेकिन इक्विलिब्रियम इससे खराब नहीं होगा और हमें अगेन रिएक्शन ऐसा लगेगा कि वो रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।